सुप्रभात दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से आप सभी का आज स्वतंत्रता दिवस के बहुत ही शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है, उमंगों का दिन है, आज़ादी के स्वाद को चखने का दिन है। और वो आज़ादी ऐसी वैसी आज़ादी नहीं, सालों से 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और उसके पहले भी बहुत कुछ सहते आए हम भारतीय अपने गणतंत्र की स्थापना कर पाए, हमारा राज्य हो पाया, हम दूसरों के सहारे नहीं रहे। वो आज़ादी जो हमें अपने ही देश में खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ देती है, वो आज़ादी जिसका स्वाद बच्चे से लेकर बूढ़ा चखता है, आज़ादी जो सबको प्यारी होती है, हर स्तर पर प्यारी होती है, व्यक्ति से लेकर के समष्टि तक। हम सब तो आज़ादी चाहते हैं ना। और जब हम देश की आज़ादी की बात करते हैं तो एक बड़ी ही मधुर सी हवा जैसे चलती है, एक मीठी सी हवा, एक प्यारी सी हवा, आज़ादी की, स्वतंत्रता की, अपना होने की, अपनेपन की हवा। और इस अपनेपन की खुशबू में जो आनंद है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। बड़े से बड़े महल में भी सोने के पिंजरे में अगर कैद कर दें बुलबुल को, तो भी पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, सोने का हो या लोहे का। हर व्यक्ति चाहता है, व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो आज़ाद हो। हर आज़ादी कैसी? अपने विचारों की आज़ादी, अपने कार्य की आज़ादी, जीने की आज़ादी, और कहूँ तो सांस लेने की आज़ादी। और शायद वो उन आज़ादियों पर भी पाबंदियां लग गई थी, और इसलिए आज 73 साल बीत गए, 74 ईयर्स। हम उसको अब आज अपना 74 ईयर्स का स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। और ये स्वतंत्रता दिवस मेरा या आपका नहीं है, हम सब का है, पूरे देश का है। एक बड़ा सा क्षेत्र भारत माँ जो जकड़ी हुई थी आज़ादी की बेड़ी, जो जकड़ी हुई थी गुलामी की बेड़ियों में, वो आज़ाद हुई है। तो खुशियाँ मनाना तो वाजिब है, बनता है। अब आगे क्या? खुशियाँ तो हम मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, हर घड़ी मनाते हैं, क्योंकि हम अपने देश में आज़ाद है ना। हर जगह अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हैं, अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। ये आज़ादी है ना। कोई पंछी पिंजरे में बंद हो तो वो उड़ नहीं सकता है, उसे भोजन मिल जाता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, तो उस भोजन में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उसके पास स्वतंत्रता नहीं होती है। तो वो जो गीत भी गाती है ना, वो बड़े दर्द के गीत होते हैं। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है, फिर हमारे गीत भी निखर आते हैं, उसकी खुशबू ही अलग हो जाती है। जैसे कण कण में जैसे ना फूलों की सी खुशबू भर गई हो, ऐसे हमारे गीतों में खुशबू भर जाती है। अब बात है आज़ादी के मायने की, स्वतंत्रता की। हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वतंत्रता अपने साथ जितनी सारी खुशियां लेकर आती है ना, उतनी ही सारी जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। तो स्वतंत्रता के मायने दूसरे अर्थों में समझने का वक्त हो जाता है, जब हम अपने ही घर से बाहर को, विदेशों को, विदेशी को, या कहें अपने शत्रु को, या उन लोगों को जिन्होंने ज़बरदस्ती हमारे घर पर कब्जा कर लिया था, जब हम उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। पहला कर्तव्य होता है उन्हें अपने घर से बाहर निकालना। वो तो हमने निकाल दिया, लेकिन तब हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ खुशियां मनाने के लिए नहीं है ये आज़ादी। अब ये आज़ादी उस आज़ादी के मायने समझने के लिए है, उस जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने के लिए है, जिन जिम्मेदारियों से अब तक हम इसलिए अलग हो रहे थे
क्योंकि हम उससे बड़ी जिम्मेदारी थी पहले शत्रु को घर से बाहर निकालना। तो मैं कल्पना करती हूँ कि हमारा घर जैसे एक देश है और उसमें कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि उसको उस घर को नुकसान पहुंचा रहा है, उस घर में रहने वाले को नुकसान पहुंचा रहा है, तो सबसे पहला कर्तव्य बन जाता है उसे बाहर निकालना। लेकिन हमारे कर्तव्य की इतिश्री वही तो नहीं हो जाती। अब जब हम उसे बाहर निकाल देते हैं तो हमारा कर्तव्य शायद और बढ़ जाता है। मुझे लगता है ज़्यादा कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि तब उस घर की पूरी जिम्मेदारी, उस घर की वापस उस सुरक्षा पर आंच ना आए, वापस कोई बाहर ना घुसे। पहली जिम्मेदारी तो ये बनती है कि हम अपनी सीमा रेखाओं को और मजबूत कर दें, हम अपनी सुरक्षा की और ज़्यादा मजबूती पर ख्याल रखें, जिससे कि वापस हमें गुलामी की बेड़ियों में नहीं जकड़ना पड़े। तो ये एक कर्तव्य बनता है। लेकिन इससे भी ऊपर जो एक कर्तव्य बनता है ना, वो ये बनता है कि इस घर को बचाने में जिसने अपना बलिदान दिया है, इस देश की सुरक्षा के लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए जिसने अपनी जान लुटाई है, उसके परिवार का क्या, उसके उन अपनों का क्या, जिनका तो सब कुछ ही लुट गया इस देश को बचाने में। तो स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने के लिए और खुशियां मनाने के लिए नहीं आता है। हर साल आने वाला यह स्वतंत्रता दिवस पूरे साल के लिए हमें एक चुनौती, हमें एक कर्तव्य का बोध कराने के लिए आता है। और उसमें सबसे पहला कर्तव्य होता है उन शहीदों के परिवारों का ख्याल रखना। बड़ा सुंदर, जो बहुत सारे आज़ादी के गीत गाए गए, बहुत सारी कविताएं रची गई, बहुत सारा साहित्य रचा गया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि आज़ादी का साहित्य जिन कवियों ने रचा, आज़ादी के पूर्व का साहित्य जिन कवियों ने रचा, वो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो उनमें उनकी जो संवेदना है, उस संवेदना को आप महसूस कर सकते हैं उन कविताओं के जरिए। कितना सुंदर कहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो इस देश पर शहीद हो गए जो शहीद हो गए, वो हमें एक संदेश देकर जाना चाहते हैं। वो हमें एक बहुत ज़रूरी संदेश देते हैं, हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। लेकिन जाने के पहले वो उन तकलीफ़ों को जो उन्होंने हमारे लिए भोगी है, जो इस देश के लिए, जो भारत माता के लिए जिस दर्द को सहा है, उस दर्द को हम महसूस कर सकें। श्वास थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकेपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उन्होंने हमारे हवाले हमारा वतन किया है। जिन्होंने अपनी जान हमारे हवाले की थी, आज वतन भी वो हमारे हवाले करके गए। और उस वतन की सुरक्षा, उस वतन की सुख और शांति की जिम्मेदारी अब हमारी है। और उसकी में पहला कदम हमारा है उन शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी, जिनको हम भूल जाते हैं, सच में भूल जाते हैं। हम खुशी में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कोई है जिनके आंसू जीवन भर नहीं सूख पाएंगे। उनके आंसू हमें पोंछने हैं, उनके आंसू हमें सुखाने भी हैं। तो स्वतंत्रता सिर्फ आज़ादी मनाने, खुशियाँ मनाने का नाम नहीं है। पहला कर्तव्य, पहली आज़ादी तो हमें उन शहीदों के परिवारों की।
अब मैं सोचती हूँ अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में। तो घर का जो मुखिया होता है ना, फिर पहला कर्तव्य उसका बन जाता है कि उस घर में रहने वाला हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति आज़ाद हो। आज़ादी के मायने व्यक्ति से समष्टि तक फैले हुए हैं। तो क्या हमारे घर में हमने हर किसी को विचारों की आज़ादी, चुनाव की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी दी है? ये पहला कर्तव्य। फिर दूसरे कर्तव्य में, दूसरे पायदान पर ये आ जाता है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है और हम इसे भी नहीं सोच पाते हैं। और जब हमारा घर आज़ाद हो गया, जब हमारा घर बाहरी लोगों से बिल्कुल स्वस्थ सुरक्षित हो गया, तो ऐसे में हम शुरू क्या करते हैं? घर की सफाई शुरू करते हैं, घर को सजाना संवारना शुरू करते हैं। तो घर को सजाने संवारने और सफाई का जिम्मा किसका है? हम सबका है ना, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक नेता का नहीं है, किसी एक राजनेता का नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपने घर की सफाई की बात सोचता है, आप जिस घर में रहते हो उस घर को साफ करते हो, साफ सुथरा रखते हो, कोशिश करते हो कि इस घर का कोई भी कोना गंदा ना हो बल्कि सजा सवरा हो, तो ये देश भी तो हमारा घर है। तो फिर क्यों नहीं हम इसे सजाने संवारने की, इसे स्वस्थ रखने की सोचे, इसे स्वच्छ रखने की सोचे। तो दूसरी बात आ गई, स्वच्छता की, सुरक्षा की और सजाने की बात आ गई। और फिर तीसरा जो हमारा उत्तरदायित्व, तो तीसरा जो आज़ादी का अर्थ समझना, आज़ादी के मायने समझने हैं। अगर आपके घर में कोई भूखा हो तो आप चैन से सो सकते हैं क्या? कैसे सो सकते हैं आप? क्योंकि वो आपका अपना जो है। मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कर रही आज मैं सिर्फ अपने देश की बात कर रही हूँ। तो ये देश तो हमारा अपना है, यहाँ रहने वाले सारे हमारे अपने हैं। तो यहाँ कोई भूखा सोए तो हम चैन से कैसे रहेंगे? तो सबसे बड़ी बात जो होती है लोगों की भूख की, लोगों के प्यास की, तो आज से बहुत साल पहले, सालों साल पहले इस भूख और प्यास के लिए, इन शहीदों के लिए, इन शहीदों की देखभाल, इन शहीदों के परिवारों की देखभाल के लिए, घर की स्वच्छता के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं सोचा, ऐसा नहीं है कि किसी ने उस पर चर्चा भी नहीं की, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उसके लिए कदम भी नहीं उठाए। हमारे हजारों लाखों लोगों ने इसके पीछे अपने सोच को, अपने जीवन को दिया है। जो शहीद हो गए उन्होंने तो देश पर जान लुटाई है, लेकिन उन शहीदों के लिए भी कितना कुछ कहा गया है, कितना कुछ सोचा गया है। तो ये जो सोच बनती है, बहुत सुंदर सोच जो बनती है, मैं बात करती हूँ तो हरिवंश राय बच्चन की बात करती हूँ। हरिवंश राय बच्चन ने शहीदों के लिए क्या लिखा था, देखिए। सुदूर शुभ्र स्वप्न आज है, स्वदेश आज पा गया स्वराज्य है। जब हम आज़ादी पा लेते हैं उसके बाद की बात, उसके बाद उन शहीदों की याद में, सुदूर शुभ्र स्वप्न सत्य आज है, स्वदेश आज पा गया स्वराज्य है। महाकृतज्ञ हम विचार दें, अगर की मोल कौन आज का गया चुका, अगर की मोल कौन आज का गया चुका, गिरा की गर्व देश का तना रहे। देखिए शहीदों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हम एक एक संवेदना को अगर महसूस कर सकेंगे ना, अपनी संवेदनाओं को जगा सकेंगे ना, तो हम वाकई में आज़ाद हो सकेंगे, वाकई में स्वतंत्र हो सकेंगे, व्यक्ति के स्तर पर स्वतंत्र हो सकेंगे। गिरा की गर्व देश का तना रहा, गिरा की मान देश का बना रहा, जिसे ख्याल था कि सिर कटे मगर उसे न शत्रु पांव में सके झुका। पता था कि हमारा सिर कटेगा, फिर भी वो झुके नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं।
तो ये जो जज्बा है ना अपनी आज़ादी को नहीं मिटा सकने का, उस जज्बे की जितनी ज़रूरत आज़ादी के पूर्व थी उतनी ज़रूरत आज है। मैं अतीत की बात नहीं कर रही, मैं आने वाले भविष्य की बात करती हूँ। जो भविष्य है उसके लिए सोचना है। आज का जो वर्तमान है उस पर बनेगा हमारा भविष्य का महल। तो आज के वर्तमान को समझना है और 100 साल पहले, 50 साल पहले जो बातें कह दी गई, जो बातें लिख दी गई, वो बातें आज के संदर्भ में हमें समझनी कितनी ज़रूरी है। देखिए, रुको प्रणाम इस जमीन को करो, रुको सलाम इस जमीन को करो, समस्त धर्म तीर्थ इस जमीन पर, गिरा यहाँ लहू किसी शहीद का, गिरा यहाँ लहू किसी शहीद का। ये धरती माता, ये भारत माता उन शहीदों के खून से रंगी हुई है, उन शहीदों के लहू से सींची गई है। जहां हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं और हम उन शहीदों को याद तक नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करते? हमें करना है। जिस मिट्टी पर हम पनप रहे हैं ना, वो मिट्टी उन शहीदों के लहू से सनी हुई है, जिन्होंने अपने लिए नहीं हमारे लिए जान दी है। और देखिए, शहीद जो है, जो शहीद हो गए हैं, वो हमें क्या कहते हैं, वो किस तरह से उनकी आत्मा हमें अपना संदेश देती है, वो बताती है कि हम किस तरह से सबके लिए हमने अपनी जान लुटाई है। मैं शहीद हूँ, अपनी धरती अपनी माता से असीमता प्यार मुझे, कोई समझे या ना समझे पर था एतबार मुझे, मैं शहीद हूँ। एक शहीद की गाथा। बचपन से जब माँ की लोरी सुनता था, उसकी ममता की छैया में पलता था। शहीद कोई ऊपर से नहीं उतरते हैं, वो हमसे और आपसे, हम सबके बीच से ही कोई एक उठ खड़ा होता है और हमारे लिए अपनी जान दे देता है निस्वार्थ भाव से। तो बचपन से जब माँ की लोरी सुनता था, उसकी ममता की छैया में रमता था, लगता उसके आंचल का साया पूरा संसार मुझे अपनी धरती अपनी माता से असीम था प्यार मुझे, मैं शहीद हूँ। यहाँ पर धरती और माता दोनों, धरती माता है। बड़ा हुआ तो गोद हो गई बड़ी, फिर माँ से धरती माँ बन गई सगी, फिर और सगी फिर, अब उसकी छैया दे जाती मन भाता उपहार मुझे, अपनी धरती अपनी माता से असीम था प्यार मुझे। निकला सिर पर कफन बांधकर सीमा पर, रोती माँ पर पिता खड़ा था सीना तान कर, नापाक इरादों से लड़ना करना माँ का उद्धार मुझे, अपनी माता अपनी धरती से असीम था प्यार मुझे, मैं शहीद हूँ। आज गिरा मैं गोली खाकर उसकी प्यारी गोद में, आज गिरा मैं गोली खाकर उसकी प्यारी गोद में, ममता मई बाहें फैलाई खुशी खुशी से मोद में, ऋण से हुआ ऋण चुकाना था ये उपकार मुझे, अपनी माता अपनी धरती से असीम था प्यार मुझे, मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ। देखी मैंने भीगी पलकें रोती आंखें सुनी सी, दुनिया वालों की श्रद्धा अंजलि भीनी भीनी सी, मन गदगद गर्व सभी पर, खुद पर था एतबार मुझे, अपनी माता अपनी धरती से असीम था प्यार मुझे, मैं शहीद हूँ। मेरी अंतिम ख्वाहिश देशवासियों सुन लो, मेरी अंतिम ख्वाहिश देशवासियों सुन लो, मेरे बच्चे छोटे पिता स्वर्ग की ओर देख लो, देश और परिवार सौंपता तुम पर ही अख्तियार मुझे, देश और परिवार सौंपता तुम पर ही अख्तियार मुझे, अपनी माता अपनी धरती से असीम था प्यार मुझे, मैं शहीद हूँ, मैं शहीद हूँ। तो कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, कितने लोगों ने, और हम उस शहादत का मान किस तरह रखते हैं? सिर्फ उन शहीदों की चिताओं पर मेले लगा कर नहीं। बड़ा सुंदर किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन पे जो मर गए उनका सिर्फ यही बाकी निशा नहीं है,
मुझे नहीं लगता उनका बाकी निशा उनका परिवार है, उनके बूढ़े माता पिता हैं, उनके छोटे छोटे नौनिहाल हैं, उनकी पत्नी है, उनके भाई बहन हैं। वो निशानी है उन शहीदों की, और उन शहीदों की उन निशानियों को वो हमें सौंप कर जाते हैं। तो उसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर घर में सुरक्षा की बात जो सबसे पहले हमने की, और दूसरी बात जो हम कर रहे थे गरीबी की, भूखमरी की। अगर आपके घर में कोई भूखा सोता है तो क्या आप चैन की नींद सो सकते हैं? नहीं सो सकते। हम नहीं सो सकते क्योंकि हम मानव हैं, मानवता हम में है, वो संवेदनाएं हम में हैं। ज़रूरत उन्हें टटोलने की है, उन्हें जानने की है, उन्हें समझने की है। तो देखिए, सालों साल पहले जब हमने आज़ादी पा ली, लेकिन उस आज़ादी ने हमें स्वराज्य तो दे दिया, हम अपने राज्य के राजा तो बन गए, लेकिन राजा बनने की बाद की जो प्रक्रिया है, क्या वो पूरी कर पा रहे हैं? जिस देश में लोग गरीब हैं, भूखे सो रहे हैं, वो प्रक्रिया तो अब शुरू हुई है। 70 साल हो गए, 73 साल हो गए, 74 साल हो गए, लोग कहते हैं आज़ादी पाके और खुशी मनानी है। तो मैं कहती हूँ, कैसे मनाएंगे खुशियाँ? अगर कोई घर में भूखा सो रहा है तो खुशियाँ कैसे मनेगी? बहुत सुंदर गोपाल सिंह नेपाली ने इस पर लिखा था, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही, एक ही तो प्रश्न है रोटियों के पीर का, पर उसे ही भी आसरा आंसुओं के नीर का। राज है गरीब का, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, राज है गरीब का, ताज दानवीर का, तख्त भी पलट गया, प्रार्थना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। चूम कर जिन्हें सदा क्रांतियां गुजर गई, गोद में लिए जिन्हें आंधियां बिखर गई, पूछता गरीब वह रोटियां किधर गई, पूछता गरीब वह रोटियां किधर गई। देश भी तो बट गया, वेदना बटी नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। तो सबसे बड़ी जो समस्या मैं कहती हूँ, बोलते हैं सभी रोटी कपड़ा और मकान, तो सबसे पहले हमारी आवश्यकताओं में आती है रोटी। और अगर कोई भूखा सो रहा है, अगर किसी को रोटी नहीं मिल रही है, तो हमारा पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य वो बनता है, क्योंकि सब हमारे अपने हैं। लेकिन ये विषय इतना आसान भी नहीं है। कोई भूखा है और आप जाकर उसे अपनी 2 रोटी दे आए, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं जब कहती हूँ कि गरीब की रोटियाँ किधर गई, मैं जब कहती हूँ कि आपके घर में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, ये आप देख लें, तो वो जीवन भर रोटियां खा सके, व्यवस्था इसकी होनी चाहिए। और जीवन भर रोटियां किसी के दान पर पलकर नहीं खाए, अपने बाजुओं के बल पर खा सके, अपने बुद्धि के बल पर खा सके, अपने कर्म के बल पर खा सके। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है, हमें उसे ऐसी जमीन देनी है जिस पर वो खुद अपने महल खड़े कर सके। कोई किसी की भूख मिटा सकता है, 1 वक्त की, 2 वक्त की, 10 वक्त की भी शायद मिटा दे, लेकिन जीवन भर की भूख, और जीवन भर की भूख भी आप किसी एक को सहारा दे दो, एक परिवार को सहारा देकर आप जीवन भर का भी संकल्प ले लो कि चलो ये मेरा देश है और ये मेरे देश के लोग हैं, मैं एक परिवार को ले लेती हूँ, तो ये उस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिर हम उस परिवार को पंगु बना रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, जब रोड पर जो भिखारी हैं, उन्हें जब हम पैसे देते हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदना को जागृत तो कर देते हैं, उन्हें पैसा तो दे देते हैं, लेकिन क्या हम उनकी भूख मिटा पाते हैं? क्या उनका भीख मांगना मिटा पाते हैं? तो पैसा देना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, रोटी देना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, घर बना देना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि उस घर के पीछे के खर्चे कहाँ से आएंगे? वो रोटियां जो वो 1 वक्त खा चुका है, 2 वक्त खा चुका है, वो रोटियों का स्वाद उनसे फिर कैसे मिलेगा? हर वक्त आप नहीं दे सकते हैं। तो बात आती है उस शिक्षा की, वैसी शिक्षा की जिस शिक्षा को पाकर के वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके गरीब, और हर वक्त की रोटी जुटा सके। तो
बात इतनी मामूली सी नहीं है कि मैं उस संवेदना को जगाने की बात नहीं कर रही हूँ जो किसी को भूखा देखकर अपनी थाली की रोटी उसे दे दे। मैं उस संवेदना को जगाने की कोशिश कर रही हूँ जो संवेदना इसके जड़ में जाए, इसके मूल में जाए। किसी वृक्ष के पत्तों को पनपना है तो उन पत्तों पर पानी डालेंगे तो वो वृक्ष नहीं पनपेगा, उसकी जड़ों में पानी और खाद डालना पड़ेगा। और उसकी जड़ों में पानी और खाद कैसे पड़ेगा कि उन्हें वैसी शिक्षा दी जाए जो शिक्षा उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सके। एमए बीए और एमए बीबीएम की डिग्री नहीं, उनको वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो शिक्षा हमारे गुरुकुल में मिलती थी। हमारे गुरुकुल की जो प्रथा थी वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। और मैं कहती हूँ कि वापस गुरुकुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वापस जंगलों में जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है, झोपड़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितने भी विद्यालय हैं उनमें भाषा की पढ़ाई के साथ साथ, विज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ उन व्यवसायों की, उन उद्योगों की पढ़ाई होनी चाहिए जिनको आप एक पैसे से खड़ा कर सकते हैं, जिनको आप बिना पैसों के भी चला सकते हैं। गृह उद्योग होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योगों की, छोटी छोटी कलाओं की। और मैं देखती हूँ कि भारत में तो बाहर का मुझे पता नहीं, भारत में तो कला जो है ना, जैसे ये कला की धरती है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें चाहे बात साहित्य कला की हो, चाहे चित्र कला की हो, चाहे भजन पाक कला की हो, चाहे बात फूलों को उगाने की हो, चाहे बात अनाज को उगाने की हो, चाहे बात किसानों की हो, धरती को बोनों की हो, कूट कूट कर भरी है हमारे देश में कलाएं। लेकिन उन कलाओं को पनपने दो, आज़ादी है उन कलाओं के पनपने का नाम। हमने देश की आज़ादी तो पा ली, लेकिन आज़ादी के मायने खो दिए हैं। आज़ादी के मायने हैं कि हर किसी को वो स्वतंत्रता मिले, हर किसी को वो गुण मिले, हर किसी को वो शिक्षा मिले जिसमें कि वो खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। और उसके बाद, उस शिक्षा के बाद, उस शिक्षा को अपनाने की बात आती है तो बात आती है स्वदेशी अपनाने की। हम गृह उद्योग तो खोल देंगे, हमने बड़ा जोर शोर से अभी चल रहा है खादी पहनो, खादी अपनाओ, लेकिन वो पिक्चर में खींच कर दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जो अनाज उपजता है उन किसानों के बारे में हमें सोचना है। उन किसानों के घर में खाने की रोटियां हैं कि नहीं जो हमारे लिए अनाज उपजाते हैं। तो उन्हें रोटी देने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में जाकर हम अनाज दें, वो समस्या का समाधान नहीं है। हर घर को हम रोज थोड़े से पैसे दें, हर घर में हम टीवी लगा दें, हर घर में हम मोबाइल दे दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या है, समस्या बड़ी है तो उसका समाधान भी जमीनी स्तर पर होना चाहिए, उसका समाधान जड़ के स्तर पर होना चाहिए। हर व्यक्ति जो है ना अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस स्तर पर उसका समाधान ज़रूरी है, उस स्तर पर उसकी स्वतंत्रता ज़रूरी है। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम इन शहीदों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को एक व्यवसाय मिलना चाहिए, एक काम मिलना चाहिए जो अपने घर को चला सके। उन गरीबों को वो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो व्यवसाय मिलना चाहिए जिसको वो कर सकें। और फिर खरीदार होने चाहिए, और खरीदार भी हम ही तो होंगे। लेकिन हम अगर विदेशी वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनकी चीज़ें कौन खरीदेगा। हम उनमें गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता लाने की कोशिश वही तो शिक्षा है ना। वैसी शिक्षा विकसित होनी चाहिए देश में। और उसके साथ साथ हर देश का जो एक मान होता है ना, वो होता है उसकी भाषा, उसकी बोली। हमारे जब हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे और समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे अंदर उनके प्रति संवेदना कैसे जागृत होगी। तो मुझे लगता है कि एक कदम इस और ये भी बड़ा ज़रूरी कदम है, ये बड़ी ज़रूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अपनी भाषा की, हमारे देश की एक भाषा होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को कम से कम देश के स्तर पर 2 भाषाएं ज़रूर आनी चाहिए, और अगर हम विश्व स्तर पर कहें तो 3 भाषाएं। पहली हमारी मातृभाषा,
हमारी क्षेत्रीय भाषा, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वो भाषा हमारी मातृभाषा, हमारे घर की भाषा होती है, हमारे जन्म की भाषा होती है। और वो भाषा अगर हमें आती है तो हम खुद पर गर्व कर सकते हैं। दूसरी भाषा होती है हमारे देश की भाषा। हमारे पूरे देश की एक भाषा होनी चाहिए और वो हमें आनी चाहिए। हमारी बोली हमारी देश की भाषा है। बड़ा सुंदर किसी कवि ने आज से 100 साल पहले आज कहा था कि दो वर्तमान का सरल सत्य, दो वर्तमान का सरल सत्य, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। उसे अपने आप पनपने देना चाहिए, अपने आप पनपेगी वो। हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बहुत सुंदर भाषाएं हैं। हम भारत से बाहर की भाषाएं तो सीखते हैं, हम फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जितनी भाषाएं सीख सकें। मुझे ताज्जुब हुआ जब मुझे पता चला कि किसी को 12 भाषाएं आती हैं, लेकिन वो एक अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन वो गर्व की बात तब बनती है जब हमें अपनी देश की भाषा आती है, अपनी मातृभाषा आती है, अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है। तो सबसे पहले ये 3 भाषाएं होनी चाहिए, जिसके कारण कि हम अपने व्यवसाय को, अपने काम को, अपनी शिक्षा को फैला सकें, हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। भारत गांवों का देश है। यहाँ गांवों में किसान पलते हैं, ये गांवों में गृह उद्योग पलते हैं, तो उनके लिए उनकी क्षेत्रीय भाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनके लिए उनकी मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब वो अपने गांव से निकलकर शहर में आते हैं, गांव से निकलकर जब वो और आगे बढ़ते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे एक अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी भाषा है जो वहाँ के लोगों के साथ वो बात कर सकते हैं? तो वो भाषा बनती है देश की भाषा, देश की एक भाषा। तो आप देखिए कि जड़ में जब हम जाते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये जो गरीबी है, इसका कारण क्या है? इसके कारण में वो शिक्षा है, इसके कारण में वो भाषा की शिक्षा है, इसके कारण में वो मानसिकता है। हम अंग्रेजी पर तो बल देते हैं, अंग्रेजी सीखिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हम देश से निकल कर के जब हम बाहर जाते हैं और बाहर के लोगों की भी शिक्षा को अपनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि विकास के चरण तो होते हैं ना, हर चरण तय होते हैं। तो पहला चरण बनता है हमारी मातृभाषा का, दूसरा चरण बनता है हमारी क्षेत्रीय भाषा का, तीसरा चरण बनता है हमारी राष्ट्रभाषा का, और चौथा चरण बनता है विदेशी भाषाओं का। तो हमें गर्व तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें अपनी भाषा नहीं आती है, अपने देश की भाषा नहीं आती है, अपनी मातृभाषा नहीं आती है। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि हमें बाहर की भाषाएं आती हैं, तो उस पे सोने पर सुहागे वाली बात होती है। तो जब हम इस 2 चीज़ों का विकास करेंगे जो मूल में होती है, और कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर था, आज वक्त बहुत हो गया है, तो कि अंग्रेजों को जब ये समझ में आया कि अगर इस भारत की भूमि पर हमें कब्जा करना है, अगर इस भूमि को हमें किसी तरह से बर्बाद करना है या इस भूमि को हमें अपने में समेटना है, तो हर देश की जो है ना 2 बातें मुख्य होती है, वहाँ की शिक्षा और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था। अगर इन दोनों को तोड़ दिया जाए तो इस देश पर राज्य किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इनमें सफल हो गए। वो इसलिए भी सफल हो गए कि हम उनकी इस मानसिकता को नहीं पहचान सके थे तब, लेकिन आज हम उसको पहचान सकते हैं। आज शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो गया है, आज पूरा विश्व का जो एकीकरण हो गया है, हम इस बात को समझ सकते हैं। तो ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की। हम विदेशी संस्कृति अपनाते हैं, कोई बुराई नहीं है, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, किसी की भी अच्छी चीज़ें अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को कम समझने लगते हैं, गलत तब बन जाते हैं। तो स्वतंत्रता के मायने, स्वतंत्रता को अपनाने की बात, स्वतंत्रता को फैलाने की बात तब पूरी होती है जब हम इस ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। खुशियाँ मनाना है और बहुत मनाएंगे। हम पहनेंगे आज तिरंगा, फैलाएंगे हम तिरंगा, बात करेंगे आज तिरंगे की। तो उस तिरंगे में, उसके नीचे
उसके साथ खड़े जो लोग हैं वो सारे के सारे उस खुशी को मना सकें, इसकी कोशिश भी तो करनी है ना। तब तो हम वाकई में स्वतंत्र होते हैं। और ये कर्तव्य किसी एक नेता का नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ, ये कर्तव्य हम सबका है। हम सबको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। हम सबको अपनी उस धरती को मजबूत करना पड़ेगा जिस पर हम आज़ादी के फूल उगाना चाहते हैं, जिस पर हम खुशियों की जो है फूलों से जिसको लहलाना चाहते हैं, खुशियों का बाग बनाना चाहते हैं, उनकी जड़ों को सींचना है। तो आज मैं चाहती हूँ हम सब ये संकल्प लें कि हम उन जड़ों को सींचने के लिए पहला कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत समय हो गया है, बहुत सारी बातें इसके पीछे आती हैं, बहुत सारा कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन बहुत कुछ हमने कहा। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, जो शहीद नहीं हुए थे लेकिन जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उनकी दो पंक्तियां मैं आज अंत में दोहराना चाहूंगी कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद ना हो वीर सफीरा, इस देश को अपने तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।